दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 का यानी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का हम लोग आज विज्ञान का चैप्टर 1 देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकता है सारा प्रश्न को मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड किया है, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी प्रश्न लिया गया सारा आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे है, यानी आपका एनसीईआरटी बुक से ही सारा लिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को सिर्फ आपको अंत तक देखना है। दोस्तों यकीन मानिए इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये चैप्टर समझ में नहीं आता है। सही बात है, ये जो चैप्टर है थोड़ा डिफिकल्ट है, समझने में बहुत सारा दिक्कत होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शन होता है। चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, देखिए आपको कितना आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। आप देखे होंगे कि जब भी गैस जलता है, ठीक है, तो क्या निकलता है वहां से, जब भी गैस जलेगा तो वहां से उष्मा निकलेगा, हीट निकलता है ना। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है ना। इसको भी याद रखना है हमेशा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अब देख पा रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बोल रहा है कि श्वसन किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। आप जब सांस लेते छोड़ते हैं तो हल्का दिखेगा वो गर्म निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहले आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है 3 नंबर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। क्या बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पादक के कुल भार के बराबर होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए जो भी हम अभिकारक लेंगे जब वो बन जाएगा तो उत्पाद उतना ही बनेगा, यानी बराबर बनेगा दोनों साइड। अब देखिए यहां पर उत्तर में क्या लिखा हुआ है, पढ़ा दिया हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण में। तो दोस्तों यही सही जवाब हो जाएगा क्योंकि संतुलित हो जा रहा है, दोनों साइड बराबर हो जा रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि दोनों साइड बराबर है तो क्या है, वो संतुलित है। चलिए अगला जो प्रश्न है आप देख पा रहे हैं 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि Fe2O3 2Al जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। यहां पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा जो अभिक्रिया सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो यहां पर Fe है ये क्या कर रहा है, ये ज्यादा रिएक्टिवल है, ठीक है, ये ज्यादा पावरफुल है, जिस कारण से O3 को हटा दे रहा है। देखिए यहां पर Fe क्या अकेले हो जा रहा है, ठीक है, इसको O3 को ये हटा दे रहा है, यानी इसको विस्थापित कर दे रहा है, मतलब उसको दूसरा स्थान पर भेज दे रहा है, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। सारे प्रश्न थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा हार्ड है ना। अब रट्टा मारेगा तो फिर एग्जाम में नहीं बन पाएगा क्वेश्चन इस चैप्टर से। देखिए अगला जो प्रश्न है 5 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन कहने का मतलब क्या है कि वहां पर ऑक्सीजन का जरूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी हवा का जरूरत ही नहीं पड़ता है उसको। कौन है, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है दहन। तो दोस्तों कुछ भी चीज जलेगा तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। अगर आप जलते हुए किसी चीज को उसको ढक दीजिएगा ना किसी चीज से तो बुझ जाएगा, वो जलेगा ही नहीं, यानी उसको तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। दूसरा है श्वसन, आप सांस लेंगे तो हम लोग को तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है भोजन का पचना, भोजन का पचना में भी हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, यानी ये तीनों तो होगा नहीं, ये तीनों नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा अवक्षेपण, अभी अवक्षेपण हो जाएगा ना, सही जवाब क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है देख पा रहे हैं 6 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना कहलाता है। अगर वो ऑक्सीजन घटेगा, मान लो कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन अगर घटेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। यानी ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोलता कि ऑक्सीजन बढ़ेगा, अगर बढ़ने के बाद करके फिर ये उपचयन हो जाता, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन घट रहा है, जब घटेगा तो उस कंडीशन में हम लोग अपचयन बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना है। दोस्तों अगर कुछ रिएक्शन आपको अगर याद नहीं है आपको तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं 2-4 जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको मैं एक वीडियो बना के आप लोग तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। अब कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।
चलिए अगला जो प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है, मैंने दोनों साइड बराबर है, मैंने संतुलित है। तो हम देखिए पहला वाला देखते हैं, पहला में क्या है, देखिए H2, देखिए यहां पर क्या है H2 है ना, देखिए जब ये जब पदार्थ बन जाता है यानी उत्पाद जब बन जाता है, देखिए यहां पर H सिर्फ अकेले हो गया, जबकि यहाँ जो लेफ्ट साइड है वहां पर 2 H है, जबकि राइट साइड में एक ही H है, यानी ये तो बराबर है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन में आते हैं, देखिए यहाँ पे H2 है, देखिए यहाँ भी H2 है, देखिए यहाँ Cl2 है, देखिए यहाँ भी Cl2 है, देखिए Cl के पीछे 2 लगा हुआ है, H के पीछे दोनों से गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं सेकंड वाला में कि दोनों साइड बराबर है, ये देख रहे हैं तीर का निशान, इसका दोनों साइड बराबर है, यानी यही क्या है, संतुलित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आता होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, अब असंतुलित के बारे में बात कर रहा है, क्या हो रहा है, निम्न में कौन सा समीकरण असंतुलित है, यानी कौन जो है वो बराबर नहीं है। चलिए देखते हैं कौन बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर Fe एक है, तो यहाँ भी Fe एक है, Fe मतलब क्या है, फेरस है ना। यहाँ Cl2 है, देखिए यहाँ पर Cl3 है, ये तो बराबर नहीं है, Cl2 है, Cl3 है, इसका कहने का मतलब क्या है, ये बराबर नहीं है, मतलब असंतुलित है, ये संतुलित है ही नहीं, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो दोस्तों ये उदासीनीकरण है ना, सही जवाब क्या जाएगा, उदासीनीकरण। ऐसा क्यों हो रहा है, अब यहां पर देख पा रहे हैं, पहला जो देख पा रहे हैं यहां पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अरे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए ये है क्षार, ये है अम्ल, और क्षार और अम्ल जब एक साथ मिलेगा तो वो उसको क्या न्यूट्रल बना देगा, ना ही वो अम्ल रहेगा ना ही वो क्षार रहेगा, वो उदासीन रहेगा। ठीक है, इसीलिए सही जवाब इसका उदासीकरण हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आपको आता होगा। देखिए अब अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिकारक कौन सी है। विकृत गंधिता कहने का मतलब है कि कोई भी तेल युक्त पदार्थ, जो भी चीज है जो तेल से बना हुआ है, ठीक है, वो तुरंत खराब क्यों हो जाता है, किस कारण से खराब होता है वो। आप देखें कोई भी चीज बना के रखते हैं तेल वाला चीज, तो सुबह बनाइएगा शाम तक खराब हो जाता होगा। ठीक है, वो क्यों होता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से होता है। अगर आप उसको आप ढक के रखेंगे या अच्छा जगह पैक करके रखेंगे तो जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन से बचा के उसको रखते हैं तो वो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जा रहा है जाके, जिस कारण से वो खराब हो जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तेल या वसा का ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग, 11 नंबर क्या है, 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो रहा है। जैसे कि यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से किसको तोड़ने के लिए हमें सूर्य प्रकाश की जरूरत पड़ता है, तो इसको याद रखना है, AgBr है ना। AgBr जो है इसको तोड़ने के लिए, जब भी ये रिएक्शन करेगा ना, तो इसको तोड़ने के लिए हमें सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इसको 2-4 रिएक्शन इसको आपको याद रखना पड़ेगा ना। चलिए अगला प्रश्न है, ये चैप्टर उतना भी आसान नहीं है ना, थोड़ा सा आपको पढ़ना ही पड़ेगा चैप्टर, 2-4 बार वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा आपको कवर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है क्या बोल रहा है, देखिए 12 नंबर 2Mg यानी 2 मैग्नीशियम। ठीक है, दूसरा है 2Mg + O2, जब रिएक्शन करेगा तो 2MgO बनाएगा। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का समीकरण है। ठीक है, यहां पर देखिए आप, यहां पर एक यहां पर अभिकारक है Mg और दूसरा है O2, तो देखिए एक साथ जुड़ जा रहा है ना दोनों एक साथ, तो जुड़ने वाला हम क्या करेंगे, जब जुड़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ये संतुलित है। या तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रासायनिक समीकरण जो है ये संयोजन अभिक्रिया है, यहाँ पर जुड़ भी रहा है ना, तो ये संयोजन अभिक्रिया भी जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन में संयोजन अभिक्रिया नहीं है, तो हम देखेंगे और क्या यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक संतुलित दिया हुआ है। ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए दोनों साइड बराबर है ना, अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड बराबर, देखिए 2Mg तो यहाँ भी 2Mg आ रहा है, यहाँ O2 तो यहाँ भी O2, देखिए 2 के पीछे 2 है तो गुना होगा तो क्या O2 बन जाएगा, यानी ये संतुलित रासायनिक समीकरण ये है। और ऑक्सीजन में अगर संतुलित नहीं रहता तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया लिखा रहता, क्योंकि यहाँ जुड़ भी रहा है ना, 2 चीज है एक साथ जुड़ जा रहा है रिएक्शन होके। तो हम देख रहे हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया का ऑक्सीजन में दिया ही हुआ नहीं है, जिसका सही क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है 13 नंबर देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जी को उसको तोड़कर एक कंपोस्ट बनाया जाता है उसको। ठीक है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो दोस्तों याद रखना है वो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उसको भी जब बनाते हैं तो वहां से ऊष्मा निकलता है।
ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब क्या जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा बुक में, आपका बुक में सारा चीज डिटेल से दिया हुआ है ना। चलिए अगला नंबर जो प्रश्न है 14 नंबर, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं, मैंने अवशोषित होता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, है ना। अब ऊष्माशोषी से याद रखिए ना, ऊष्माशोषी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, माने अदला बदली होता है, तो उसे हम द्विविस्थापन कहेंगे, यानी दोनों तरफ से अदला बदली होता है ना, दोनों तरफ से आदान प्रदान होता। आदान प्रदान कहने का मतलब क्या है, जितना हम दिए कुछ भी चीज तो आपको उतना देना होगा, मैंने आदान प्रदान हो गया उसी कह देंगे ना, यानी द्विविस्थापन है, दोनों तरफ से ये लेन देन हो गया, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ से, यानी द्वि मतलब क्या है, दो, दोनों तरफ से लेन देन हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, आदान प्रदान, इसे हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है 16 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। ऑक्सीजन जुड़ गया और जलने लगा तो उसको हम क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। वो जलना, दहन करना मतलब जलना ही होता है। अब सुना होगा कि राम का दहन होने वाला है, राम जलने वाला है, इस तरह अब सुने होंगे, तो दहन होना मतलब क्या था, जलना होता है। ठीक है, जलना, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और वो जलने लगता है उसको हम क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न, फिर देखिए एक प्रश्न फिर पूछा यहाँ पर कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब श्वसन जस्ट पहले देखें, श्वसन के ऊष्माक्षेपी है, हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो हम लोग को देखिए हल्का गर्म हवा छोड़ते हैं हम लोग, है ना, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी होता है, तो आपको इसको याद रखना है कि ये ऊष्माक्षेपी होता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आप आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए भोजन पचेगा, भोजन का पकाना, ये क्या कौन सा अभिक्रिया है, दोस्तों याद रखना, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना, ऑक्सीकरण, क्योंकि भोजन का पकाने में भी हमको क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है ना, और खाना को पचाने के लिए भी हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, इसलिए ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19वां जो प्रश्न है क्या बोल रहा है, जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेपण का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए अवक्षेप कहने का मतलब है कि जब रिएक्शन करेगा ना तो लास्ट में एक छोटा सा, मतलब लास्ट में क्या कहेंगे, थोड़ा पदार्थ बनेगा जो व्हाइट कलर का सादा सादा कलर रहेगा, उसको हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा अभिक्रिया में वो बनता है ये पूछ रहा है, तो दोस्तों याद रखना वो अवक्षेपण अभिक्रिया में बनेगा। अब नाम से देखिए ना अवक्षेप, तो यहाँ पर देखिए अवक्षेपण लिखा हुआ है, तो नाम देखिए दोनों का मैच कर रहा है ना, तो वही इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अवक्षेप मतलब वही जो व्हाइट कलर का लास्ट में बनता है उसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है 20 नंबर, देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए 2 mg प्लस O2 मिलेगा तो 2 MgO हो जाए, बन जाएगा ना। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, इससे पहले भी था ना, देखो उसमें क्या था कि संयोजन अभिक्रिया, मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं था, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। प्रश्न सेम है, वहां पर संयोजन अभिक्रिया का ऑप्शन दिया ही नहीं था। ठीक है, यानी प्रश्न को वो किसी तरह से ही पूछ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, ये बहुत बार आता है। ठीक है, तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होगा, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा भी और ऑक्सीजन का ह्रास भी होगा, यानी वो घटेगा भी बढ़ेगा भी। इस तरह की जो अभिक्रिया होता है उसमें उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपके बुक में पूरा उदाहरण के साथ और डिफिनेशन के साथ दिया हुआ है, ठीक है, इसके बारे में। चलिए अगला जो प्रश्न है 22 नंबर, क्या बोल रहे, देखिए संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण मतलब क्या होता है, देखिए बहुत सारे जो मेटल होते हैं जैसे लोहा, क्या होता है वो जब हवा के संपर्क में आता है तो क्या हो, जंग लग जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा संयोजन होता है, हवा क्या आके जुड़ जाता है, तभी तो वो संक्षारित हो जाता है। और लोहा हम देखते होंगे आके वो जुड़ जाता है हवा और वो संक्षारित हो जाता है, मतलब क्या वहां पर जुड़ रहा है ना, ऑक्सीजन का मतलब हवा का वहां पर, हवा क्या है O2 वहां पर जाके जुड़ जा रहा है, यानी संयोजन हो जा रहा है, यानी जुड़ जा रहा है। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, है ना। चलिए अगला जो है 25 नंबर, आप देख पा रहे हैं, अंगूर का किण्वन करना एक मतलब किस तरह का एक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन करना तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, देखिए ये रासायनिक परिवर्तन लोग किसको कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन लोग उसको कहते हैं
जिसको हम लोग वापस नहीं बना सकते हैं। जैसे कि मान लें अंगूर को अगर हम उससे अगर हम जूस निकाल देंगे या उसको हम जूस बना लेंगे मान लेते हैं, तो उसको फिर हम अंगूर नहीं बना सकते हैं। उसको लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और भौतिक उसको बोलते हैं जो वापस बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि पानी है, जब उसको हम फ्रिज में रख देंगे तो बर्फ बन जाएगा, फिर वहां से निकाल देंगे तो फिर पानी बन जाएगा। उसको हम क्या है? भौतिक कहते हैं। तो यहाँ पर वहां पर जो बोला गया इस प्रश्न में बोला कि अंगूर का किण्वन बोला ना, अगर अंगूर का उसको हम पूरा का सुखा देते हैं, किण्वन बना देते हैं, या तो उसको हमको जूस बना लेते हैं, तो दोबारा अंगूर बनेगा? नहीं बनेगा ना। इसलिए क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा ये, जिसको हम दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो रहा है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है। देखिए जो जिंक है और लेड है, ठीक है, वो कॉपर के अपेक्षा क्या कम क्रियाशील है कि अधिक क्रियाशील है कि समान क्रियाशील है, इसको बताना है दोस्तों। ये देखना, ये अधिक क्रियाशील है ना। जो जिंक तथा लेड जो है ना कॉपर से अधिक क्रियाशील है ना, दूसरे से अधिक, वो जल्दी रिएक्ट कर जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है। मैग्नीशियम रिबन वायु के संपर्क में आको जल रहा है, ठीक है, यानी दहन हो रहा है, तो वो कौन प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों याद रखना है वो रासायनिक अभिक्रिया है। जस्ट बताएं कि जो चीज को हम वापस नहीं ला सकते हैं वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब मान लीजिए कोई भी मैग्नीशियम रिबन है, उसको जला देंगे तो क्या फिर मैग्नीशियम रिबन को हम वापस ला सकते हैं? जो जल के राख हो गया उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है 28 नंबर, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किसी प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। देखिए मैग्नीशियम रिबन जब जलता है ना तो पूरा लौह के साथ जलता है ना, बहुत भयानक जलता है। ठीक है, तो वो किस तरह दिखता है? जब जलता है तो उसका कलर कैसा दिखता है? तो वो सफेद चमत्कार हो जाता है, मतलब सफेद चमत्कार टाइप का दिखता है थोड़ा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ये प्रश्नों को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर आप सुनेंगे, संगमरमर से क्या है? ताजमहल बना हुआ है संगमरमर का पत्थर से, वही संगमरमर का यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसको ऑप्शन हम लोग सी में टिक लगाएंगे। क्या है? CaCO3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संगमरमर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या बोल रहा है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। देखिए इससे पहले जस्ट वो बताएं, कोई भी अभिक्रिया जब होगा जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये उपचयन हो जाएगा। यही अगर ऑक्सीजन का अगर यहाँ पर जोड़ने की अगर ह्रास होता है, घटता, तो फिर ऊपर वाला ऑक्सीजन हो जाता, अपचयन हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? जुड़ रहा है, यानी ये उपचयन हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। आप देखे होंगे कि बाजार में जितने भी चिप्स का पैकेट बिकता है, कुरकुरी का देखिएगा बिकता है, तो उसमें क्या है कि अंदर में एक गैस भरा हुआ रहता है। वो कौन सी गैस रहता है दोस्तों? याद रखना है, वो जो होता है वो नाइट्रोजन गैस रहता है, उसमें हवा भरा हुआ नहीं रहता है। अगर हवा भर देंगे, अगर ऑक्सीजन का संपर्क में आएगा तो तुरंत खराब हो जाएगा ना। इसलिए चिप्स का पैकेट जितने भी आते हैं सारे में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। ठीक है, उसमें हवा भरा हुआ नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं इसमें हवा भरा हुआ है, उसमें हवा भरा नहीं रहता। हवा भरने से और जल्दी खराब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए 32वां प्रश्न है क्या बोल रहे, देखिए तो नाइट्रोजन कम सक्रिय है, यानी नाइट्रोजन जो अभी पढ़े हैं जो चिप्स के पैकेट में भरा रहता है वो कम सक्रिय होता है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, जल्दी किसी चीज को खराब नहीं करता है। ठीक है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थ के संरक्षण किया जाता है, उसको रखा जाता है ना बढ़िया ढंग से, इसलिए इसका सेव किया जाएगा संरक्षण में किया जाता है, उसको संरक्षण किया जाता है, उसको रखने का काम करता है वो ना, उसको खराब होने से रोकता है वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 33वां प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। ज्वाला क्या है? एक क्षेत्र है, ठीक है, जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न होता है। ठीक है, वहां जलता है तो गैसीय पदार्थ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वहां क्या क्या वहां पर देखने को मिलेगा आपको, अगर कोई भी जगह जलेगा जहां ज्वाला निकलेगा वहां पर आप देखिएगा कि वहां पर आपका ताप भी निकलेगा। देखिए ताप तो निकलेगा ही निकलेगा, हीट तो निकलेगा ही निकलेगा, और प्रकाश भी निकलेगा, कुछ लाइट भी आपको नजर आता होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग डी को मार देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पर डी मार देंगे, दोनों सही है ना, बी और सी दोनों होता है, ताप भी निकलता है और प्रकाश भी निकलता है। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, बोला कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन सा है। एलपीजी जो हम लोग घर में यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस,
ठीक है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो गैस में, वो जो गैस है वो कौन कौन सा चीज़ से बना होता है। दोस्तों आपको याद रखना, वो जो है प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों मिलकर बना होता है। अब देखेंगे प्रोपेन थोड़ा ज़्यादा मिला हुआ रहता है 57%, जबकि ब्यूटेन 41% मिला हुआ रहता है। ठीक है, इसका दोनों मिलाना पड़ता है ना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में दोनों दिया हुआ है, ऑप्शन ए और बी दोनों दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, जो कि लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है। क्या बोल रहा है, एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगाते हैं। मान लेते हैं कि एलपीजी जो गैस है जो हम लोग घर में लाते हैं, वो गैस अगर लीक कर रहा है, किसी तरह वो निकल रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा। इसीलिए उसमें जो है गैस मिला दिया जाता है। ठीक है, एक लिक्विड उसमें मिला दिया जाता है। वो कौन सा होता है, तो वो एथिल मरकेप्टन होता है। इसको वहां पर मिला दिया जाता है ताकि अगर गैस किसी तरह लीक कर हमें पता चले। ठीक है, अन्यथा गैस का कोई भी गंध होता ही नहीं है। अगर गैस लीक कर आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उसको पता लगाने के लिए एथिल मरकेप्टन गैस भर दिया जाता है ताकि आपको पता चले कि गैस जो है निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको इस वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो आगे हम और भी बनाएंगे, इसीलिए आप हमें कमेंट में जरूर बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। अगर इतना पढ़ लेते हैं चैप्टर से तो दोस्तों यकीन मानिए इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, मैं वहां आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।